हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब और ये है प्लेटो पे पार्ट 5 हमारे लेक्चर का। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के सेकंड बेस्ट स्टेट के बारे में और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो प्लेटो ने बताया है उसको भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग थिंकर्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है और लास्ट में हम अपने डिस्कशन को खत्म करेंगे प्लेटो के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए, क्योंकि इतनी सारी थियोरीज प्लेटो ने दी है। थियोरी ऑफ सोल, फॉर्म्स, एलिगरी ऑफ केव, जस्टिस, एजुकेशन, कम्युनिज्म। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं एक रीकैप के साथ, प्लेटो के आइडियल स्टेट के फीचर्स के साथ। पिछले वाले वीडियो में हमने इन डेप्थ में देखा था कि प्लेटो का फिलोसोफर किंग कौन है, आइडियल स्टेट कैसा होता है, लेकिन एक बार फिर से हम रीकैप ले लेते हैं कि मेन इसके फीचर्स क्या थे। तो पहला फीचर था रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आइडियल स्टेट। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फिलोसोफर किंग ही आइडियल स्टेट बना सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और अगर आइडियल स्टेट है तो उसमें फिलोसोफर किंग होगा ही होगा। और ओवरऑल ये फिलोसोफर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टेट एंड मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ दैट स्टेट, कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है, भरण पोषण कैसे करना है। सेकेंड, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब समय समय पे स्टेट एग्जाम लेगा और जैसे जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं फिलोसोफर किंग के पोजीशन के लिए। और अगर आप पहले पास नहीं कर पाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं उस प्रोसेस से, तो आप जिस काम के लिए सूटेबल है आपको वो काम दे दिया जाएगा करने के लिए। तो पूरी तरीके से जो एजुकेशन है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, स्टेट जैसा चाहेगा, जो सब्जेक्ट चाहेगा बच्चे वही पढ़ेंगे वैसे ही। तो यहाँ पे मेन क्या है, मेन है स्टेट का इंटरेस्ट, ना कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। मतलब लिमिटेड फील्ड है, उसमें से आप जितने एग्जाम क्लियर करते जाएंगे तो आप फिलोसोफर किंग के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। वरना जहां जहां आप फेल हो जाएंगे, आपको अगर आप शुरू में फेल हो गए तो आपको प्रोड्यूसर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर उससे थोड़ा बाद हुए तो आपको वॉरियर बनने दिया जाएगा, और फिर आप और आगे बढ़ गए तो फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर क्वीन भी, दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं। तीसरा है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। मतलब प्लेटो ने कहा कि किसी भी गार्डियन क्लास की अपनी फैमिली नहीं होगी, अपने बच्चे नहीं होंगे। इससे एक सेंस ऑफ कॉमन गुड आएगा फिलोसोफर किंग के अंदर। वो जनता के इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाएगा और उन लोग को आगे बढ़ा पाएगा। तो ये था कम्युनिज्म ऑफ वाइल्ड्स। और कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, तो उससे वेल्थ रिलेटेड लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं होंगे। चौथा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो हमने जस्टिस में देखा ही था कि मेन इंसान का क्या है कि वो अपनी इंटरनल क्वालिटी, एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करे और उसी स्फीयर में आगे बढ़े, अपने काम में अच्छे से दे, अपना 100% दे और दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। इसी से एक परफेक्ट और एक्सीलेंट आइडियल स्टेट बन सकता है। फिर है ट्रिपेटाइट डिवीजन ऑफ सोसाइटी। यानी प्लेटो ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है सोसाइटी को। पहला है गार्डियन क्लास, ठीक है, पहला गार्डियन क्लास। सेकंड आता है आपका ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलियरीज। और तीसरा आता है आपका प्रोड्यूसर क्लास। तो इनका ये ट्रिपेटाइट 3 क्लास डिवीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सारी बातें प्लेटो ने की है अपने मैग्नम ओपस, मतलब अपने बेस्ट वर्क। ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है बेस्ट वर्क, रिपब्लिक में, ठीक है। तो ये जो आइडियल स्टेट की पूरी डिस्कशन है वो कहाँ चल रही है, प्लेटो की बुक रिपब्लिक में। लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी प्लेटो के आइडियल स्टेट के साथ। तो पहली प्रॉब्लम थी टोटैलिटेरियनिज्म की। यानी टोटैलिटेरियनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो ग्रुप होता है, जो पावर में होता है या जो इंडिविजुअल पावर में होता है, उसका पूरा एम होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको एक चीज से मतलब होती है, वो होता है पावर, नथिंग एल्स। मतलब उसको जनता के इंटरेस्ट, उनके वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था वो टोटैलिटेरियन नेचर का था। मतलब सारी पावर एक तरीके से किसके हाथ में थी, फिलोसोफर किंग के हाथ में थी। दूसरा टिरानिकल, टिरानिकल मतलब फिर से वही बात हो गई कि जहाँ हार्श और क्रूअल गवर्नमेंट होती है और उसको कोई लेना देना नहीं होता है अपने पब्लिक के इंटरेस्ट या ओपिनियन से, और वो सिर्फ अपने एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, वेल्थ, लग्जरी में लगा रहता है। और उटोपियन मतलब होता है कि जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो, जिसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल ना हो। तो ऐसे आइडियल स्टेट जो है वो इतना टेक्निकल है कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मतलब पॉसिबल नहीं है, काफी अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल प्लान है।
फिर है कम्युनिज्म, इम्प्रैक्टिकल, वेग है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सारी चीजें स्टेट कंट्रोल्ड होंगी, फैक्ट्रीज और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, तो वो समझ में आता है, जो कि हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने जिसकी बात की है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, तो वो सुनने में काफी इम्प्रैक्टिकल और वेग लगता है। फिर है असाइंड हाई वैल्यू टू द फिलोसोफर किंग, यानी फिलोसोफर किंग से बहुत उम्मीदें हैं। आप किसी से समझ सकते हो कि फिलोसोफर किंग ही एबल है आइडियल स्टेट बनाने के लिए, तो काफी हाई होप्स रखे हैं प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के साथ, और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिलोसोफर किंग को दी है, और साथ में कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रखा है कि अगर फिलोसोफर किंग इन केस करप्ट हो जाए तो क्या किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है अगेंस्ट मेजोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी। तो आप देख ही रहे हैं टोटलिटेरियन नेचर है, मतलब इसमें एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास है इन द फॉर्म ऑफ फिलोसोफर किंग, तो ये कहाँ से डेमोक्रेसी और पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट के साथ। सारी प्रॉब्लम्स के वजह से प्लेटो ने अपनी बुक लॉज में सेकंड बेस्ट स्टेट की बात की। उसमें प्लेटो ने कहा कि जो सेकंड बेस्ट स्टेट होगा उसमें टिमोक्रेसी होनी चाहिए। अब टिमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? टिमोक्रेसी मतलब एक ऐसी सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें वो लोग रूल करते हैं हु आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ऑनर एंड ग्लोरी, अपने स्टेट के प्रेस्टीज के बारे में उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, और वो हमेशा अपने स्टेट की ग्लोरी बढ़ाना चाहते हैं। अगेन प्लेटो ने सिटीजन्स को 3 क्लास में डिवाइड किया, रूलर्स, ऑक्सिलरीज और प्रोड्यूसर्स। फिर से आप ये ट्रिपरटाइट अरेंजमेंट देख सकते हैं, 3 क्लास में आपकी सोसाइटी को फिर से डिवाइड किया। सबसे ऊपर आएंगे रूलर्स, ऑनर और सबसे ऑनर्ड क्लास रहेंगे, और ये स्टेट को गवर्न करेंगे। सेकंड है ऑक्सिलरीज जो कि डिफेंड करेंगे, यानी सोल्जर्स, वॉरियर्स। तीसरे है प्रोड्यूसर क्लास जो कि लीस्ट ऑनर्ड क्लास है, थर्ड कैटेगरी है ये, और ये अपने साथ साथ बाकी के दोनों क्लास के मटेरियल नीड्स को फुलफिल करेंगे। प्लेटो ने कहा कि जो सेकंड बेस्ट स्टेट है ये ज्यादा स्टेबल है और लेस लाइकली टू बी करप्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल ही वो व्यक्ति कर रहा है हु इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द पावर, ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ द स्टेट, तो वो कहीं से भी नहीं चाहेगा कि उसका स्टेट की बदनामी हो या डाउनफॉल हो। इसीलिए प्लेटो ने डेमोक्रेसी को अपना सेकंड बेस्ट स्टेट माना है। डेमोक्रेसी के साथ प्लेटो ने कुछ और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की थी, आइए उसको भी देख लेते हैं। पहला है एरिस्टोक्रेसी, जो कि लेड बाय फिलोसोफर किंग, यानी जो हमने आइडियल स्टेट में देखा, प्लेटो ने उसका मेंशन रिपब्लिक में किया है। दूसरा है डेमोक्रेसी लेड बाय ऑनर एंड ग्लोरी लविंग क्लास प्लस मिलिट्री, वहां पे एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, मतलब सोल्जर्स को काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ये प्लेटोज ने अपने लॉज में मेंशन किया, ये प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट था। ओलिगार्की एक स्मॉल ग्रुप पर बहुत ही पावरफुल और प्रिविलेज्ड, मतलब सबसे ज्यादा जो पूरे कंट्री का या स्टेट का वेल्थ होगा, पावर होगा, सब कुछ ट्रेजरी होगा, वो इनके पास होगा। तो लेड बाय अ स्मॉल येट प्रिविलेज्ड एंड पावरफुल ग्रुप। इसको प्लूटोक्रेसी भी कहते हैं। डेमोक्रेसी यानी लेड बाय पब्लिक, लेकिन प्लेटो ने इसे डेस्पोटिज्म कहा है, डेस्पोटिक गवर्नमेंट माना है। क्यों? क्योंकि प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनकी भी डेथ डेमोक्रेसी के कारण ही हुई थी। उस समय एथेंस में डेमोक्रेसी था, तो वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते और उसको डेस्पोटिज्म मानते हैं। साथ में टिरेनी को भी, टिरेनी मतलब कि जब एक स्मॉल ग्रुप के पास पावर होती है या एक इंडिविजुअल के पास पावर होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ पावर का ही कंसर्न होता है, मतलब यहाँ मेन कंसर्न पावर है, तो उसे हम टिरेनी कहते हैं। इसको भी प्लेटो ने डेस्पोटिज्म माना, और उनका कहना है कि डेमोक्रेसी से ही शुरुआत होती है टिरेनी की, मतलब डेमोक्रेसी ही आगे चल के क्या बन जाता है, टिरेनी बन जाता है। तो ये कुछ और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बारे में प्लेटो ने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अपने आइडियल स्टेट में एरिस्टोक्रेसी की बात की और सेकंड बेस्ट स्टेट में डेमोक्रेसी की बात की, और सबसे ज्यादा जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया वो डेमोक्रेसी को किया, और कहा डेमोक्रेसी ही आगे चल के क्या बन जाती है, टिरेनी बन जाती है। कर लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया। तो हैना आरेंट ने प्लेटो को फिलोसोफर ऑफ द फासिस्ट कहा। फासिज्म वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें एक डेस्पोटिक रूल होता है, एक डिक्टेटर होता है, उनकी एक काफी कंजर्वेटिव फार राइट आइडियोलॉजी होती है, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या डिवीजन ऑफ सोसाइटी में बिलीव करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री या आर्मी को मेंटेन करते हैं, और नेशन उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, और उनके लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट या ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह मैटर नहीं करती हैं। तो इसे फासिज्म कहते हैं। तो हैना आरेंट प्लेटो को फिलोसोफर ऑफ द फासिस्ट कहती हैं। मैक्सी ने
प्लेटो को फर्स्ट यूटोपियन थिंकर कहा है। कार्ल पॉपर ने अपनी किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को एनिमी ऑफ एन ओपन सोसाइटी कहा है, अलॉन्ग विथ हीगल एंड मार्क्स, मतलब हीगल और मार्क्स को भी कहा है, साथ में प्लेटो को भी कहा है कि ये फ्री सोसाइटी, ओपन सोसाइटी के खिलाफ है। कार्ल पॉपर ने इन्हें फोरमोस्ट थिंकर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म कहा है, मतलब जहां सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होती है। और फिर कार्ल पॉपर ने भी इन्हें फर्स्ट फासिस्ट कहा है इन द वर्ल्ड। फासिज्म का मतलब आप जानते ही हैं। डनिंग ने प्लेटो को कहा है कि जो प्लेटो का आइडियल स्टेट का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है वो रोमांस है, मतलब एक तरीके से कहानी की तरह है, इसको आप सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और सेबाइन ने प्लेटो के स्टेट को यूटोपिया कहा है, मतलब अगेन इमेजिनरी फिक्शनल कहा है, जिसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्लेटो के कंट्रीब्यूशन की, कि आखिरकार उन्होंने इतनी सारी थियरीज दी, जस्टिस, एजुकेशन, कम्युनिज्म, इन सारे थियरीज, और ओवरऑल प्लेटो का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले प्लेटो पहले क्लासिकल ग्रीक थिंकर थे, क्लासिकल मतलब एंशियंट ग्रीक थिंकर थे, और इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट किताब लिखी, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेक्स्ट उन्होंने लिखे, जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 के लास्ट में दे दिया था, आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बेस्ड। और इसमें इनकी जो द रिपब्लिक थी उसको मैग्नम ओपस कहा गया। साथ ही साथ प्लेटो ने पहली एकेडमी, पहली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी यूरोप की, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप 386 बीसीई में, जिसका नाम था द एकेडमी। और आपको पता है कि आगे चल के एरिस्टोटल इनके स्टूडेंट थे, और फिर एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कितना इनका इन्फ्लुएंस होगा एरिस्टोटल पे। इन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद और पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने लेक्चर 1 में बात की थी। और साथ ही साथ प्लेटो ने एक मंच तैयार किया जिसपे पॉलिटिकल डिस्कशंस हो सके। इससे पहले मैथमेटिक्स पढ़ा जा रहा था, फिलॉसफी पढ़ा जा रहा था, एथिक्स पढ़ा जा रहा था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने स्टेज सेट नहीं किया था पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए। और पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगे तभी तो पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट आएगा। तो प्लेटो ने उस मंच को तैयार किया जिस पे पॉलिटिकल डिस्कशंस हो सके। तो कहीं ना कहीं जो प्लेटो के ही थियरीज हैं उसी के हमें डिफरेंट वर्जन्स और डेवलपमेंट्स हमें आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो प्लेटो का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ इन्हें पहला फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट डिस्कशन प्लेटो ने कहीं भी मेल और फीमेल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, उन्होंने हर जगह मेल और फीमेल को इक्वल समझा है। और ये साथ ही साथ पहले सिस्टमैटिक थिंकर थे। इन्होंने सिस्टमैटिक वे में बताया, आपने पढ़ा थियरी ऑफ फॉर्म्स, थियरी ऑफ सोल, एलिगरी ऑफ केव। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने डिबेट्स और डिस्कशंस को रखा, और उसके साथ उसकी काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग भी हमें दी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। और इमर्शन ने प्लेटो को कहा है कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, यानी दर्शन प्लेटो है और प्लेटो दर्शन है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस प्लेटो को दिया गया है, पूरे सब्जेक्ट को प्लेटो के नाम से जोड़ दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। साथ ही साथ एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड कहते हैं कि ऑल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज बट अ फुटनोट टू प्लेटो। उस समय जितने भी बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे जा रहे थे वेरियस इंपॉर्टेंट थिंकर्स द्वारा, जो उस समय पीक पे थे, वो हर कोई प्लेटो के बारे में जिक्र करते थे। किसी की भी बुक प्लेटो के डिस्कशन के बिना कंप्लीट नहीं होती थी, चाहे वो उनके अगेंस्ट में लिख रहे हो, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो, चाहे उनको अप्रिशिएट कर रहे हो और उनके थियरीज को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन हर जगह में प्लेटो का डिस्कशन मिलता था, प्लेटो के बारे में लिखा हुआ दिखता था। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यू मे हेट प्लेटो, यू मे लाइक प्लेटो, बट यू कांट इग्नोर प्लेटो। तो हर कोई प्लेटो के बारे में लिख रहा था, इसलिए पूरी वेस्टर्न फिलोसफी जो थी वो एक तरीके से प्लेटो पे बेस्ड थी। साथ में ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे बहुत सारे फ्यूचर पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे हीगल और इमैनुअल कांट के लिए। प्लेटो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसे हम आज के टाइम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो है स्टेट इज रिट लार्ज टू इंडिविजुअल, यानी जैसा एक इंडिविजुअल होगा उसी का ही इनलार्ज्ड वर्जन जो होगा वो हमारा स्टेट होगा। यानी जैसा इंडिविजुअल होता है उसी को हम थोड़े बड़े पैमाने पे देख ले तो वो हमारा स्टेट भी वैसा ही होता है। तो आप कितनी भी पॉलिसीज, स्कीम्स, रूल्स, लॉज ले आए, लेकिन जब तक इंडिविजुअल माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होगा और नेशन को सर्व नहीं करना चाहेगा, तब तक नेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए इंडिविजुअल को भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा वो अपने स्टेट को देखना चाहता है। एक तरीके से स्टेट रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल अप्रोच को, कि एक इंडिविजुअल कैसा अप्रोच लेके
चल रहा है। इसीलिए आज के समय में भी हमको पहले खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके देश इम्प्रूव होगा। इसलिए हमें देश की कमी निकालने से पहले खुद पे काम करना होगा, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्लेटो का, कि प्लेटो एक इंडिविजुअल के इनलार्ज वर्जन के रूप में स्टेट को देखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटो ने स्टेट क्राफ्ट को एक आर्ट के जैसे देखा। हमने पहले भी बात करी कि प्लेटो ने कहा कि जैसे हर जॉब, हर जो ऑक्यूपेशन होता है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैसे स्टेट को भी हम किसी आम आदमी के हाथ में नहीं दे सकते, बल्कि ये उसके हाथ में देना चाहिए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हो। इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरीके से हम प्लेटो को देख सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, और बिना प्लेटो को पढ़े हम किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को आगे नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्लेटो की प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और जितनी भी बात हम प्लेटो पे कर ले उतनी कम है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ लेक्चर में मिस हो गया है, तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताइए। साथ ही साथ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।